हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक लड़की और इसकी ज़िंदगी में इतनी बार इसने संघर्ष किया और हर बार उस संघर्ष से निकलकर इसने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए और बीच में जाकर यह हमेशा हार मान जाती है, लेकिन कहीं न कहीं से कोई इसकी मदद के लिए आगे आ जाता है और यह अपनी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आज की कहानी में मेरठ के गंगापुर के रहने वाले एक किसान जिनका नाम मंगल रहता है और इनकी पत्नी जिसका नाम रीता रहता है। यह मंगल और रीता यह लोग एक गरीब परिवार से रहते हैं। मंगल अपनी खेती बाड़ी का काम कर कर किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रहे थे। इनको एक लड़की होती है जिसका नाम यह लोग दीपा रखते हैं और दीपा ही इनकी इकलौती लड़की रहती है और इनका परिवार काफ़ी खुशहाल परिवार रहता है। लेकिन एक दिन इन लोगों के परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिसमें कि मंगल और रीता यह दोनों लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इनकी लड़की जो दीपा थी वह अपने माता पिता के जाने के बाद काफ़ी अकेली पड़ जाती है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं रहता है और यह लड़की अभी 13-14 साल की ही रहती है, जिसके सर से इसके माता पिता का साया उठ जाता है। जब ये अपने परिवार में अकेली बिलखती रोती गाती पड़ी थी, तभी इसी के गांव के एक साहूकार जिनका नाम चंदन रहता है, वह इस लड़की के सामने आकर इस लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाते हैं। उनको लगता है कि इस समाज में यह लड़की आखिर अकेली कैसे रहेगी और इसीलिए वह उस लड़की दीपा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। चंदन साहूकार जो थे वह काफ़ी धनी व्यक्ति थे और उनके घर में उनकी पत्नी नहीं थी, उनका सिर्फ एक लड़का जिसका नाम विनोद था। वह दोनों बाप बेटे ही रहते थे और उसके बाद अब यह दीपा आ गई। दीपा भी धीरे धीरे 15-16 साल की हो गई और वह विनोद, इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। सब लोग जो है अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। तभी कुछ सालों के बाद देखते देखते दीपा और विनोद की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यह बात जो है चंदन साहूकार तक नहीं पहुंचती है, लेकिन पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले एक दिन यह फैसला करते हैं कि गांव में पंचायती बुलाई जाएगी, जिसमें चंदन साहूकार को हाजिर होना पड़ेगा, वह भी अपने बेटे के साथ। जैसे ही चंदन साहूकार यह खबर सुनते हैं, अपने गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं, जहां की सभी गांव वाले इकट्ठा होकर इनसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने जिस लड़की को अपने घर में आश्रय दिया था, जिसे तुम अपनी बेटी मानकर अपने घर में रखे हो, जब वह एक अनाथ हो गई थी, उसके सर से उसके माता पिता का साया उठ चुका था, तब तुमने उसे सहारा दिया था और आज वही लड़की तुम्हारे घर की इज्जत को उछाल रही है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर के अंदर रहने के बाद भी वह तुम्हारे बेटे के साथ उसकी दोस्ती जो है इस कदर बढ़ गई है कि पूरे गांव वालों के बीच यह खबर फैल गई है। तुम अब उस लड़की को अपने घर से निकाल दो, वरना हम सब बिरादरी वाले तुमसे जो है रिश्ता तोड़ देंगे। इतना बात सुनते ही चंदन साहूकार कहते हैं कि
मेरे घर कोई जो है खर्ची पहुंचाने नहीं आता है, ना ही किसी की मदद से मेरा घर चलता है। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, लेकिन जो मेरे घर में यह लड़की दीपा रहती है, मैंने उसकी मदद की और अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आया। मैं इसे अपनी बेटी समझता हूँ और मैं इसे अपने घर से नहीं निकालूंगा। अगर आप लोगों को यह सब ठीक नहीं लगता है तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाने को भी तैयार हूँ। क्या हुआ, आखिर दीपा और विनोद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। तभी गांव वाले कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की को अपनी घर की बहू बनाया तो हम लोग तुमसे रिश्ता जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर का कोई भी पानी तक नहीं पिएगा। दीपा जो है एक गरीब परिवार से एक गरीब किसान की लड़की रहती है। साहूकार जो थे वह अपने बेटे विनोद की शादी दीपा से करवा देते हैं एक मंदिर में जाकर, और उसके बाद वह उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। तभी 2-3 दिन के बाद चंदन साहूकार को यह लगता है कि जब इस गांव में हम बिरादरी से बाहर हो चुके हैं और सभी गांव वाले हमसे अब नाराज़ हो गए हैं, तो इससे अच्छा हम लोग इस गांव से निकल जाते हैं। चंदन साहूकार जो थे उस गंगापुर से अपना पूरा घर जगह ज़मीन सब बेचकर जाकर मेरठ मेन सिटी में वहाँ पर ज़मीन खरीद कर अपना घर बनवा लेते हैं और अपने बेटे बहू के साथ वहीं रहते हैं। नए नए घर में चंदन साहूकार एक कार भी खरीदते हैं अपने बेटे के लिए, और देखते ही देखते 1-2 साल के बाद चंदन साहूकार के बेटे विनोद और दीपा को एक लड़का होता है। पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। जैसे ही दीपा का वह लड़का 1 साल का होता है, एक दिन अचानक विनोद साहूकार जो थे वह काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और दीपा अपने पति विनोद को कॉल करती है और कहती है कि पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जैसे विनोद अपनी पत्नी दीपा का बात सुनता है कि उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वह तुरंत ऑफिस से घर आता है और कार निकालकर अपने पिताजी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह लोग डॉक्टर के पास से रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में सामने से एक बस आती है और उसी कार के सामने आ जाती है, जिससे कि उस कार में बैठे विनोद और उसके पिता दोनों की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। वह बस जो है सामने से आकर इस प्रकार इतनी जोरदार टक्कर उस कार में मारती है कि उस कार में से विनोद और उसके पिता इन दोनों को सही सलामत निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। यह लोग उस कार में से जब इन लोगों को निकाला गया तो पता चला अब यह दोनों जो है इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही यह खबर दीपा तक आती है, दीपा के सर पर मानो फिर से एक बार दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह अब इस दुनिया में अपने बेटे के साथ एकदम अकेली रह गई और वह अपने ससुर और अपने पति को इस हालत में देखकर वह खुद इस जिंदगी से हार गई थी। उसे लगता था कि पहले उसके माता पिता और अब उसके ससुर और उसके पति इस प्रकार से इसे अकेले छोड़कर चले गए, अब आखिर वह किसके सहारे रहेगी। लेकिन वह अपने बेटे का मुंह देखकर अपने 1 साल के बेटे के साथ दर बदर भटकती रही और कहीं न कहीं काम उसे मिल जाए इसी तलाश में दिन रात घर से बाहर रहती थी। अब आखिर घर के खर्च को चलाने के लिए भी, एक बच्चे को भी पालने के लिए पैसे की ज़रूरत तो थी ही। अब उसके आगे पीछे और कोई था भी नहीं जो दीपा और उसके बच्चे का खर्च उठा सके। तभी दीपा एक दिन पार्क में बैठी रहती है, जहां उसे एक बूढ़ी दादी मिलती हैं, जिससे कि वह अपना पूरा
आप बीती सुनाती है, किस प्रकार उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ चल रही हैं। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़िया दादी जो थी उससे कहती है कि उसके पहचान के एक वकील साहब हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं। उनके घर पर बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं। वह कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम दिलवा दूंगी। तभी दीपा उस बुढ़िया दादी के साथ उस वकील के घर पहुँचती है जहाँ की उसे काम मिल जाता है और दीपा हर रोज़ अपने बच्चे के साथ काम पर जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल तक सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। दीपा जो है किसी प्रकार से अपना खर्च और अपने बेटे का खर्च आसानी से चला ले रही थी, लेकिन अगर उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी तो उसे काफ़ी दिक्कत होता था। तभी जब उसका बेटा कुछ सालों के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, दीपा उसे अपने साथ काम पर नहीं लेकर आती है। वह अपने बेटे को घर पर छोड़कर अकेली काम पर जाती थी। एक दिन दीपा वकील के घर काम कर रही थी, तभी उसे उसके पड़ोसी आकर कहते हैं कि जल्दी चलो घर, तुम्हारा बेटा जो है सब बच्चों के साथ खेलते हुए छत पर से नीचे गिर गया है। छत पर रेलिंग लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उसको लांघकर उसका बेटा जो है नीचे गिर पड़ता है। और यही बात सुनकर जैसे ही दीपा भागते हुए आती है, देखती है कि उसका बेटा फर्श पर पड़ा हुआ है और वह बेहोशी की हालत में है। यह जोर जोर से रोने लगती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंचती है। इसके आगे पीछे ना तो कोई आदमी ना तो कोई महिला। यह बेचारी अकेली अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर साहब उसे देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। पहले तुम 10,000 रुपये रिसेप्शन पर जमा कर दो, उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे बेटे का इलाज करेंगे। इतना सुनते ही दीपा बेचारी जो है काफ़ी सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसके बेटे की हालत इतनी नाजुक थी, दूसरे तरफ 10,000 रुपये। वह बेचारी आखिर इतने पैसे कहाँ से लाती। तभी दीपा अपने बच्चे को डॉक्टर के पास छोड़कर भाग कर जाती है उस वकील साहब के घर जहाँ की वह काम करती है। जब दीपा उस वकील के पैर पर गिरकर कहती है कि मेरे बेटे की हालत काफ़ी ख़राब है और उसके इलाज के लिए 10,000 रुपये चाहिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहें तो मेरे सारे पैसे काट लीजिएगा। इतना बात सुनते ही वकील की नीयत जो है खराब हो जाती है और उसे लगता है कि यह दीपा इतनी मजबूर है, इस हाल में वह उससे कोई भी बात मनवा सकता है। और वह वकील दीपा को लेकर अपने कमरे में जाता है जहाँ की उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी दीपा बहुत हाथ पैर जोड़ती है कि वकील साहब आप प्लीज़ मेरे साथ यह सब मत कीजिए, लेकिन वह वकील जो है उस महिला की बात यानी दीपा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वह उस महिला के साथ दरिंदगी जैसी हरकत करता है। जब उसका मन दीपा से भर जाता है तब वह उसे काफ़ी देर के बाद 10,000 रुपये देता है, जिसे पैसे लेने के बाद दीपा जो है वह अपनी शरीर पर बीती हुई बात भूल जाती है कि किस प्रकार इस आदमी ने पैसे के बदले उसके साथ क्या किया, और वह अपना दुख भूलकर अपने बेटे की तरफ दौड़ी हुई पैसे लेकर पहुंचती है, जहाँ की डॉक्टर भी उसके साथ एक प्रकार से डॉक्टर अगर भगवान रहते हैं तो वह डॉक्टर भी ऐसा था जो कि एक हैवान जैसी हरकत उसने इसके साथ की और इसके मृतक बेटे को इलाज के नाम पर उससे 10,000 रुपये भी लिया और कुछ देर के बाद आकर कहता है कि तुम्हारे बेटे की हालत काफ़ी नाजुक थी और हमने तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया।
इसके बाद दीपा एकदम टूट सी जाती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में उसके माता पिता, उसके ससुर, उसके पति और अब उसका एकमात्र जीने का सहारा उसका बेटा भी अब नहीं रहा। ऊपर से उसके बेटे को बचाने के चक्कर में उसकी इज्जत भी चली जाती है और इसी बात से दीपा काफ़ी टूट जाती है। वह रोते रोते पास के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वह सोचती है कि अब वह खुद को ख़त्म कर देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। जैसे ही यह उस रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है और इसे लगता है कि अब सामने से ट्रेन आने ही वाली है, तब तक उस रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे कुछ मिस्त्रियों की नज़र दीपा पर पड़ती है और वह लोग आकर दीपा को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। वह रेलवे का जो वहाँ आदमी काम कर रहा था वह कहता है कि तुम आखिर इस प्रकार से यहाँ पर खुद को क्यों ख़त्म करना चाहती हो, आखिर क्या बात है। तभी दीपा रो रो कर अपनी पूरी बात उस आदमी से बताती है और वह आदमी उसे अपनी बहन मानकर उसे सांत्वना देता है कि वह उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देगा और वह उसे अपनी बहन बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। जहाँ जाने के बाद दीपा उस घर में काफ़ी अच्छे से रहती थी, लेकिन इसके मन में यह बात आती है कि यह आखिर किसी के ऊपर बोझ बनकर क्यों रहे। यह चाहती थी कि यह अपना खर्च खुद उठाए और यह कहीं कोई काम करे। तभी दीपा उस शख्स से कहती है कि भैया आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए, मुझे इस प्रकार घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता और मैं अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। तभी वह आदमी उसे एक कंपनी में काम दिलवा देता है जहाँ की दीपा अच्छे से काम करने लग जाती है। लेकिन उस कंपनी का जो मालिक था वह जो था बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। उससे हर रोज़ अपने बिस्तर पर नए नए लड़कियों का काफ़ी शौक था और जैसे ही वह दीपा को देखता है उसकी नीयत बिगड़ जाती है। दीपा की शादी काफ़ी कम उम्र में हो चुकी थी। इसे देखकर कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है। उसे देखने के बाद उस आदमी की नीयत बिगड़ जाती है और वह उसे जब वह काम पर से शाम को घर लौटना चाहती थी तब वह आदमी उसके साथ जो है बदतमीजी करता था। हर रोज़ उसके साथ यही सब सिलसिला चलता रहा, जिससे तंग आकर एक दिन दीपा उसी कंपनी के गार्ड को बुलाती और कहती है कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, यह सर जो है हमेशा मेरे साथ इस प्रकार की हरकत करते हैं और मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह बेचारा गार्ड जो था वह दीपा के साथ उस कंपनी के मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि आप इस प्रकार से इस दुखिया बेचारी लड़की के ऊपर यह सब हरकत क्यों करते हैं, आखिर यह भी तो यहाँ काम करने के लिए आती है। इस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाना बहुत ही गलत है। जिससे कि गुस्सा होकर उस कंपनी के मालिक ने दीपा और उस गार्ड को दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद दीपा फिर से एक बार टूट सी जाती है और वह एक बस स्टॉप पर जाकर बैठकर रोने लगती है। वह सोचती है कि अब इस बार तो वह खुद को मिटा ही देगी, क्योंकि उसने बहुत सारी परिस्थितियों में खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह परिस्थितियों के आगे जो है हार मान जाती थी। वह अब अंदर से एकदम टूट चुकी थी और उसे लगता था कि इस बार वह नहीं रहेगी, बल्कि उसके जाने में ही उसे शांति मिलेगी और वह खुद को ख़त्म करना चाहती थी। उस बस स्टॉप पर बैठकर काफ़ी देर से रो रही थी और बहुत सारे बस आते जाते बस वह देखती रहती थी, सभी गाड़ियों को निहारती रहती थी। तभी उस बस स्टॉप पर एक जो कि पुलिस वाला रहता है और उसे दीपा पर काफ़ी देर से उसकी नज़र थी कि आखिर यह लड़की यहाँ बैठकर इतने देर से रो रही है और किस प्रकार सभी गाड़ी बसों को निहार रही है। जरूर यह लड़की बहुत परेशान है।
तभी वह पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है। बहुत पूछने के बाद दीपा इस आदमी से अपनी पूरी आपबीती सुनाती है, अपनी पूरी जिंदगी का दुख दर्द इस आदमी के साथ बांटती है। यह पुलिस वाला उसे कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, अगर तुम मेरी बहन बन जाओ और मुझ पर भरोसा करो, हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी और तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ मेरे घर चलो। दीपा फिर से उस आदमी पर भरोसा करती और उस आदमी के घर जाती है। वह पुलिस वाला जो था उसका एक दोस्त था जिसका नाम मुकेश रहता है। वह पुलिस वाला अपने दोस्त मुकेश के पास पहुंचता है, जो कि मुकेश अपना खुद का मेडिकल चलाता था। और यह पुलिस वाला वहां जाकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती निभानी है तो तुम मेरा एक काम करो। मुकेश कहता है कि ठीक है, हम दोनों इतने जिगरी दोस्त हैं, बताओ क्या बात है। मुकेश और उस पुलिस वाले की दोस्ती काफ़ी गहरी रहती है। तभी मुकेश उस पुलिस वाले से इसकी परेशानी पूछता है और कहता है कि कोई भी बात हो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तभी वह पुलिस वाला उससे कहता है कि मेरी एक बहन है, तुम उसके साथ शादी कर लो, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और मेरे सर से भी थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। यह मुकेश तुरंत हाँ कर देता है और दीपा के साथ शादी कर दोनों हंसी खुशी के साथ उसी मेडिकल शॉप पर रहने लगते हैं। और वह पुलिस वाला बेचारा हमेशा हमेशा के लिए दीपा को अपनी बहन बनाकर मुकेश के साथ उसे खुश देखकर वह भी काफ़ी खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी, किस प्रकार एक लड़की इतनी कम उम्र में उसकी पूरी ज़िंदगी किस प्रकार से संघर्ष भरी थी और हर वक्त यह लड़की खुद से टूटकर हार मान जाती थी, लेकिन ज़िंदगी उसे हर बार एक नई मोड़ पर ले जाकर खड़ा करती थी, जहाँ से वह हमेशा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी और बार बार वह पीछे मुड़ जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।